हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बो एनाइन। ये कार्बो एनाइन क्या होता है? तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कार्बो कैटाइन पढ़ा था। कार्बो कैटाइन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बो एनाइन। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने कार्बो कैटाइन नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और इसको देखिए। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ते हैं दोस्तों कार्बो कैटाइन, सॉरी कार्बो एनाइन। तो दोस्तों जो कार्बो एनाइन होता है वो ऋणायन कार्बन होता है। क्या होता है? ऋणायन कार्बन होता है। यदि कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है, कार्बन परमाणु पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बो एनाइन, है ना। मतलब आप समझ गए होगे दोस्तों कि ऋणायन जो कार्बन होता है उसे ही हम बोलते हैं कार्बो एनाइन। कार्बो एनाइन ऋणायन कार्बन को बोलते हैं। ठीक है, अब यदि कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमें पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो जिसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आज 4 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। तो मूलतः कार्बन की वैलेंसी अगर देखा जाए तो 4 होती है। कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी मूलतः देखी जाए तो कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन यदि दोस्तों इस कार्बन पर माइनस आ जाए, क्या आ जाए? माइनस आ जाता है। ठीक है, तो माइनस आ जाता है, और माइनस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को खींचना या लेना एक होता है, माइनस आ जाता है तो, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन इधर ये ले लिया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहली कक्षा में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जो दूसरी कक्षा होगी, दूसरी कक्षा में मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 5। अब 5 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की है। कितने की है? 3 की जरूरत है। तो यहाँ पर मेरे भाई यदि कार्बन पर माइनस आ जाता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन पर माइनस आ गया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और प्लस भी आ जाता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है ना। लेकिन प्लस आता है तो इसकी वैलेंसी +3 होती है, और माइनस आ जाता है तो इसकी वैलेंसी -3 होती है, क्योंकि अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, इसलिए इसको -3 वैलेंसी आ जाती है। ठीक है, चलो, तो ये हम समझ गए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है। मतलब कार्बो एनाइन क्या होता है? ऋणावेश कार्बन होता है, और जब कार्बन पर माइनस चार्ज जाता है तो इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 3, है ना। वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब कार्बो एनाइन समझना है। तो दोस्तों कार्बो एनाइन ऐसे ऋणायन होते हैं, मतलब ये ऋणायन होते हैं, और ऐसे ऋणायन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है। कार्बन परमाणु पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, उन्हें बोलते हैं कार्बो एनाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे ऋणायन जिनमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है कार्बो एनाइन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों CH3, क्या लिख दिया? CH3, और इस पर मैंने लिख दिया माइनस, क्या लिख दिया? माइनस। दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा? ठीक है, 1 मिनट, पेन चेंज कर देते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3, क्या लिख दिया? CH3, है ना, और इस पर हमने लिख दिया माइनस, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 3 हो रही है, और हमें पता है कार्बन पे यदि माइनस होता है तो वैलेंसी 3 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इस पर माइनस है, तो माइनस वाला क्या होता है? कार्बो एनाइन, मतलब ये क्या है? कार्बो एनाइन है। ठीक है, इसके बाद यदि हमने लिख दिया CH3 और ये हमने लिख दिया CH2, ठीक है, तो देखो इसकी वैलेंसी तो 4 है, 3 और 1 4। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, मतलब इस पर क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। तो ये भी क्या है मेरे भाई? कार्बो एनाइन है। क्या है? कार्बो एनाइन। ठीक है, इसके बाद CH3, यहाँ पर हमने लिख दिया CH, और इधर पे हमने लिख दिया CH3। तो इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी कितनी हो रही? 3, 1 2 और 1 3। तो इस पर आप क्या लगा दो? माइनस। तो ये भी क्या है मेरे भाई? कार्बो एनाइन है। ठीक है, तो ये मेरे भाई कार्बो एनाइन के एग्जाम्पल हुए। क्या हुए? एग्जाम्पल कार्बो एनाइन के। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में कार्बो कैटाइन पढ़ा चुका हूं, तो फिर ये इजी हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई जो कार्बो कैटाइन होते हैं वो कार्बो कैटाइन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्बो कैटाइन? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 3
प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं तो वो आप समझ लो। देखो, प्राथमिक कार्बोकैटायन, प्राथमिक कार्बोकैटायन, प्राथमिक कार्बोकैटायन। दूसरा है हमारा द्वितीय कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन है ना। और तीसरा है हमारा तृतीय कार्बोकैटायन, तृतीय कार्बोकैटायन। ये 3 प्रकार के कार्बोकैटायन होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये पूरा मिस्टेक हो गया है, एनायन है। क्या पढ़ रहे हैं हम? एनायन है, ठीक है। तो ये कार्बो एनायन है, ठीक है, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, ठीक है। यहां पर भी क्या है? कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन, ठीक है। और यहां पर भी मेरे भाई क्या है? कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, ठीक है। कार्बो एनायन पढ़ रहा है, ना कि हम कार्बोकैटायन, थोड़ी गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो प्राथमिक कार्बो एनायन, द्वितीय कार्बो एनायन, तृतीय कार्बो एनायन, ठीक है। चलो समझ लो। तो दोस्तों क्या होता है, यदि पहले कार्बन पर ऋणावेश होता है तो इसको प्राथमिक कार्बो एनायन बोलते हैं। दूसरे कार्बन पर ऋणायन होता है तो उसको द्वितीय कार्बो एनायन बोलते हैं। और यदि तीसरे कार्बन पर ऋणायन होता है तो उसे तृतीय कार्बो एनायन बोलते हैं। अब ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्या होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन का भी तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यदि कार्बन समूह से एक, मतलब जिस कार्बन से एक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से एक समूह जुड़ा होता है या एक ही कार्बन होता है या एक ही समूह होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, है ना। जैसे मान के चलो, हमने देखा दोस्तों, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH3, है ना। तो इस वाले कार्बन से एक समूह जुड़ा है, इस वाले कार्बन से एक समूह जुड़ा है, मतलब ये क्या है? प्राथमिक कार्बन है ना। ये क्या है? प्राथमिक कार्बन। और यदि प्राथमिक कार्बन पर माइनस होता है तो इसे प्राथमिक कार्बो एनायन बोलते हैं। समझ गए ना। आप दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया CH3 पे माइनस, देखो अब इससे एक भी समूह नहीं जुड़ा, एक ही कार्बन है, मतलब ये प्राथमिक है। और यदि एक समूह जुड़ा है तो वो भी प्राथमिक होता है। समझ गए। तो इसके एग्जांपल हुए, है ना। अब द्वितीय कार्बोकैटायन, है ना। तो यदि दूसरे कार्बन पर यदि माइनस होता है तो उसे द्वितीय कार्बो एनायन बोलते हैं, द्वितीय कार्बो एनायन बोलते हैं। अब द्वितीय कार्बन क्या होता है? तो दोस्तों यदि कार्बन से 2 समूह जुड़े हैं तो उसे द्वितीय कार्बो एनायन बोलते हैं, है ना। समझिएगा आप। देखो जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों CH, इधर लिख दिया CH3 और इधर पे लिख दिया हमने CH3। अब आप देखो इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, एक जुड़ा है ये और एक जुड़ा है ये, मतलब ये द्वितीय कार्बन है। कौन सा कार्बन है? द्वितीय कार्बन। और द्वितीय कार्बन पे यदि माइनस होता है तो उसे द्वितीय कार्बो एनायन बोलती है, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो रही है? 1, 2 और ये 3, और इस पर क्या है? माइनस, मतलब ये द्वितीय कार्बो एनायन है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब दोस्तों यदि हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा कार्बन कौन सा है? ये वाला। इससे 2 समूह जुड़े हैं ना, एक समूह ये और एक समूह, इससे 2 समूह जुड़े हैं, मतलब ये दूसरा कार्बन। अब देखो इससे 2 समूह जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े, ये तो पूरा एक ही समूह है, ये पूरा एक ही समूह है। इससे 2 समूह नहीं जुड़े, इसको पूरा एक ही समूह बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग समूह है, ठीक है। ये कार्बन है, ये अलग समूह है और ये अलग समूह, ठीक है, ठीक है। तो ये यदि इस कार्बन पर यदि माइनस होता है तो ये हमारा द्वितीय कार्बो एनायन कहलाएगा, क्योंकि इससे 2 समूह जुड़े हैं ना, एक समूह इस तरफ जुड़ा है और एक समूह इस तरफ जुड़ा है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। चलो अब हम तृतीय कार्बोकैटायन की बात करते हैं, कार्बो एनायन की बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कार्बन, मतलब यदि तृतीय कार्बन पर, दूसरी परिभाषा हम बात करें, यदि तृतीय कार्बन पर माइनस है या माइनस लगा हुआ है, तृतीय कार्बन पर ऋणावेश है तो उसे तृतीय कार्बो एनायन बोलते हैं। अब ये तृतीय कार्बन क्या होता है? तो दोस्तों ये कार्बन है, यदि इस कार्बन से 3 समूह जुड़े हैं, देखो CH3 और ये CH3, यदि इस कार्बन से कितने समूह जुड़े हैं? 3 समूह जुड़े हैं, देखो जुड़े हैं 1, 2 और ये 3, मतलब ये तृतीय कार्बो एनायन है, ठीक है। और यदि इस पर माइनस होता, मतलब माइनस हो जाता है तो ये तृतीय कार्बो एनायन कहलाता है। और मतलब ये तृतीय कार्बन और इससे 3 समूह जुड़े, मतलब
3 समूह जुड़े हैं तो मतलब ये तीसरा कार्बन है, और इस पर माइनस है तो मतलब ये तृतीय कार्बो एनायन होगा। समझ ही गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कई प्रकार से आपको समझाया। तो ये दोस्तों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बन हुए, है ना। अब हमें क्या करना है, प्राथमिक, द्वितीय और जो तृतीय कार्बन हमने पढ़े हैं इनकी हमें विशेषताओं को पढ़ना है, इनकी हमें विशेषताओं को पढ़ना है। दोस्तों विशेषता नंबर 1 है, यहां पर आप हेडिंग डालिएगा विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषता नंबर 1 है मेरे भाई, इन पर ऋणावेश होता है। देखो कार्बो एनायन इन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, इन पर ऋणावेश, इन पर ऋणावेश होता है, इन पर ऋणावेश होता है, पहली विशेषता, ठीक है। दूसरी विशेषता ये है कि दोस्तों ये क्रियाशील होते हैं, है ना। देखो माइनस है तो इनको कौन चाहिए, प्लस वाला चाहिए ना, माइनस है तो इनको कौन चाहिए, प्लस वाला चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी माइनस और प्लस वाला अकेला नहीं रह सकता, कोई भी माइनस प्लस वाला अकेला नहीं रह सकता। माइनस है तो उसको प्लस वाला चाहिए और प्लस है तो उसको माइनस वाला चाहिए। अगर हम आपसे बोल दें कि ये Na प्लस लगा है, ये क्रियाशील नहीं है, तो बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि Na पर प्लस लगा है मतलब ये क्रियाशील है। इसको कोई माइनस वाला मिल जाएगा, जैसे इसको कोई Cl मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा, तो प्लस से माइनस कैंसिल और ये क्या बना लेंगे, NaCl, मतलब ये संतुलित है। अब ये क्रियाशील नहीं है क्योंकि ये यौगिक है अभी, लेकिन ये आयन के रूप में है, तो आयन प्रत्येक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, क्रियाशील। तो आप ध्यान रखना ये क्रियाशील होते हैं, है ना, यह है क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपने कार्बोकैटायन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिएगा। आप उसको देख लेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल छोटी सी लगेगी, ठीक है। आप उसको समझिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। अब उसके जैसे ये वीडियो है तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता ये होती है कि दोस्तों ये अस्थायी होती है। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब क्या होता है इसका मतलब दोस्तों ये अस्थायी है। यदि इनको कोई प्लस वाला मिल जाएगा, तो ये यौगिक बना लेंगे, फिर ये खुद नहीं बचेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे मान के चलो यदि इसको कोई Cl वाला मिल जाए, कौन मिल जाए, Cl मतलब नो प्लस वाला मिल जाए। यदि मान के चलो इनको Na प्लस मिल जाता है, क्या मिल जाता है, Na प्लस, है ना। तो ये प्लस और माइनस क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेंगे, CH3 CH2 और ये Na बन जाएगा कि नहीं, है ना, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। मतलब दोस्तों ये कैसे हैं, अस्थायी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये यहाँ पर यह है अस्थायी होते हैं, यह अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। 4th पॉइंट है दोस्तों, इनमें sp² संकरण होता है ना। देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, क्योंकि कार्बो एनायन की वैलेंसी तो 3 ही होती है ना, 4 तो कभी होती नहीं है। तो 3 वैलेंसी है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं मेरे भाई, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, है ना। तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, कितने सिग्मा बने, 3 सिग्मा। अब 3 सिग्मा बने तो 3 कक्षकों से कौन सा संकरण होता है, 3 कक्षकों में कौन सा संकरण होता है, तो 3 कक्षकों में मेरे भाई संकरण होता है sp², क्योंकि 2 p के और 1 s का हो गया ना 3। यदि 4 बॉन्ड होते तो आ जाता है sp3, क्योंकि 3 p के और 1 s का, समझ रहे हैं ना। तो इसमें 3 है तो 3 से कौन सा संकरण आता है, sp², ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, इसमें sp² संकरण होता है, इसमें sp² संकरण होता है। तो ये मेरे भाई कार्बो एनायन की विशेषता हुई जो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बट मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप लोग दोस्तों देख लें, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।